नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। सबसे बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 12 दिनों से इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध पर संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। इनमें उन्होंने यह भी बताया कि यह संघर्ष विराम कैसे हुआ और क्यों इसका ऐलान ट्रंप ने किया। उन्होंने हालिया पोस्ट में लिखा, इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और शांति की गुहार लगाई। मुझे पता था कि अब समय आ गया है। दुनिया और पश्चिम एशिया ही असली विजेता हैं। दोनों राष्ट्र अपने भविष्य में ज़बरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है। फिर भी अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का भविष्य असीमित है, महान वादों से भरा हुआ है। भगवान आप दोनों पर कृपा बरसाएं। और अब बात करते हैं झारखंड की बड़ी खबर की ओर। हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आज दिल्ली गए हैं अपने पिता दिशोंगुरु शिबू सोरेन से मिलने। उनका स्वास्थ्य फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है और वो दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एडमिट हैं। उन्हें ही देखने हेमंत सोरेन दिल्ली गए हुए हैं। झारखंड की राजधानी रांची की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही अगर राजनीतिक बयानबाजियों की बात करें तो इससे लेकर बयानबाजी भी काफ़ी तेज हो गई है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस खबर में। झारखंड की राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी का जमाव हो जाने के कारण आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कई घरों में सड़कों और नालियों का पानी घुसता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य की हेमंत सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव नहीं किए जाने के कारण राज्यवासियों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूथ कांग्रेस की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि ये चुनाव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में होंगे। राहुल गांधी की सोच के मुताबिक कांग्रेस पार्टी युवाओं को नेतृत्व में आगे लाने के अपने वादे पर अडिग है। इसी सोच के साथ युवा कांग्रेस का आगामी चुनावी कार्यक्रम भी तय किया गया है। हम आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया 27 जून से 3 जुलाई के बीच चलेगी और वोटिंग 15 जुलाई से 16 अगस्त तक कराई जाएगी। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी। खास बात यह है कि जिलों का आरक्षण लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। इसके लिए कुल 5 जोन बनाए गए हैं, रांची, धनबाद, दुमका, हजारीबाग और देवघर। इनमें से धनबाद, हजारीबाग और दुमका जोन को आरक्षित रखा गया है। 3 जिलों को ST/SC कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाएगा। वहीं हर जिले में अध्यक्ष और सचिव का नामांकन अलग अलग होगा। इस पूरे चुनाव में पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए आरक्षण लागू किया गया है। चुनाव में भाग लेने के लिए सदस्यता शुल्क केवल 50 रुपये रखा गया है। फिलहाल युवा कांग्रेस में नेतृत्व की नई पारी के लिए बिगुल बज चुका है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के युवाओं में से कौन से चेहरे उभर कर सामने आते हैं। झारखंड युवा कांग्रेस का जो ये चुनाव होने जा रहा है, इसमें हमारे AICC से आए हुए चुनाव से संबंधित सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, बहुत हम लोगों के लिए यह सुनहला अवसर है कि जो हमारे युवक विभिन्न गांवों में, प्रखंडों में, जिलों में छिपे हुए हैं, वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे। और ये जो मेंबरशिप का कार्यक्रम है, पहले नेता बनो, उसके बाद जो है ये युवा कांग्रेस का मेंबरशिप लेते हुए ये यूथ कांग्रेस हमारा संगठन का आधार है। NSUI यूथ कांग्रेस से ही हमारा ये राजनीति लोगों का शुरू होता है और जितने भी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं। रांची के खेलगांव स्थित ऑडिटोरियम में छात्र प्रतिभा सम्मान 2025 का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी मौजूद। खेलगांव स्थित ऑडिटोरियम में पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा छात्र प्रतिभा सम्मान 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।
इस समारोह में लोहरदगा विधायक एवं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल टीचर और स्टूडेंट्स से हमारी सहयोगी ने बातचीत की। आइए देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने लालू परिवार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने जमाई आयोग के बयान के साथ साथ और भी कई मामलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो अगर पॉकेट मार करता है एक प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी ओछी बात कहना, ये तो कोई भला आदमी नहीं कर सकता है, पढ़ा लिखा शिक्षित या कोई सामाजिक आदमी नहीं कर सकता है। कोई असामाजिक आदमी ही इस प्रकार का प्रधानमंत्री के बारे में बात कर सकता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, वो नीतीश कुमार ने 1100 रुपये पेंशन चालू किया है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हमारे नकल कर रहे हैं, नकल की सरकार हो गई है। उन्होंने कब सरकार चलाई है? नीतीश कुमार ने सरकार चलाई है, उन्होंने कब सरकार चलाई है? उनके पिताजी सरकार चला रहे थे तो जंगल राज था। और सर, एनडीए को उन्होंने नेशनल दामाद आयोग का संज्ञा दे दिया है। अरे सारा दामाद बेटी दामाद तो उनके घर में पल रहा है। सब बेटी दामाद तो उनको वो पाले हैं शुरू से, अब दूसरे को नेशनल दामाद कहते हैं। उनका नेशनल दामाद पहले अपने घर को जाके। यही है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला किया है। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने सरकार के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल ने कहा कि राज्य में पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों की सूचना मिलती रही है। ऐसे में अगर राज्य में डीजीपी एक्सटेंशन पर रहेंगे तो फिर राज्य किस तरफ जाएगा? सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। बाबूलाल ने राज्य के हेमंत सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार और उनके लोग राज्य को लूटने में लगे हैं। साथ ही साथ बाबूलाल ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर भी कहा कि राज्य सरकार इन योजनाओं पर ध्यान नहीं दे रही। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में भले ही कुछ देर हो, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अभी से ही रेस नजर आ रही हैं। इसी सिलसिले में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। उस कार्यक्रम में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस पूरी खबर में। और महागठबंधन के सभी सियासी घटक दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन के विकासशील इंसाफ पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर नालंदा के हिलसा पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान समर्थकों का जोश और जुनून देखने लायक था। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है, मगर कौन पार्टी के उम्मीदवार किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व महागठबंधन सुप्रीमो लालू यादव करेंगे। कुछ सीट पर हमारी पार्टी भी लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव को लेकर और भी कई सारी बातों को रखा। प्लेटफॉर्म पे लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पे नालंदा जिला में वीआईपी पार्टी का एक अपना जनाधार है और ये जनाधार मिलने के बाद निश्चित तौर पे मैक्सिमम सीट जीता जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पार्टी जरूर सीट लड़ेंगे, उसमें कुछ पार्टी का कैडर लड़ेंगे, कुछ पार्टी के अन्य समाज के लोग हैं वो लड़ेंगे, और महागठबंधन में सभी जाति सभी धर्म को जगह देते हुए और इस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ तैयारी कर रहे हैं और अंतिम रूप जो है महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से होगा कि किस सीट पर कौन लड़ेंगे। पटना के बापू सभागार में आयोजित होने वाले युवा छात्र संवाद की तैयारियों को लेकर जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष और राजद नेता ने क्या कुछ कहा, इस खबर में देखते हैं। इधर पटना के बापू सभागार में छात्र संवाद कार्यक्रम को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान राजद के जिला अध्यक्ष और वहां के नेताओं ने राज्य सरकार को लेकर क्या कुछ कहा और किन मुद्दों को लेकर ये संवाद छात्र कार्यक्रम किया जाएगा, ये नजर दौड़ाते हैं। पटना के बापू सभागार में आयोजित
युवा छात्र संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर भोजपुर जिले से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ को युवा राजद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने रवाना किया, जो आगामी दिनों में जिले के गांव-गांव में जाकर युवाओं को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे। रथ को राजद के झंडे, बैनर और पार्टी के गीतों से सजाया गया, जो भोजपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क करेगा। इस मौके पर युवा राजद के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा, भोजपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों से हजारों युवा पटना पहुंचेंगे और अपने लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव से सीधा संवाद करेंगे। बड़हरा के राजद नेता रामबाबू सिंह ने तीखा हमला करते हुए कहा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में डूबी इस सरकार को राज्य के युवाओं की ताकत से उखाड़ फेंकेगी। 26 जून एक निर्णायक कदम होगा। हम सभी लोगों ने, छात्रों ने छात्रावास का दौरा किया और कॉलेज स्तर पर भी हम लोगों ने दौरा किया। सभी छात्र छात्राओं ने संकल्प होकर एक ही स्वर में नारा दिया कि हम लोग तेजस्वी सरकार बनाने का संकल्प लेते हैं और इसी के साथ पटना में आगामी दिन 26 जून को हम लोग पटना पाटने का काम करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों तैयारियां काफ़ी तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरी तैयारी में जुटी हुई हैं और इसी सिलसिले में क्या कुछ ताज़ा जानकारी है, इस सिलसिले में हमने बातचीत की वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी से, जो कि बिहार विधानसभा सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है राजनीतिक पार्टी की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जी संजय जी। ये जो अभी तो चुनाव होना है नवंबर में जी, अभी 4 महीने बाकी हैं। लेकिन जो दोनों गठबंधन है अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अगर ये कहें कि एनडीए का कमान नरेंद्र मोदी ने थाम लिया है तो कहीं कोई गड़बड़ हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी विगत 2 महीने के अंदर 5 बार बिहार आ चुके हैं और जो चुनाव के समय में जो रैलियों के माध्यम से जो जनता के बीच रेवड़ियां बांटी जाती है, हजारों करोड़ रुपए के लागत से जो परियोजनाएं होती है उसका लोकार्पण, शिलान्यास वगैरह करते रहे हैं। और इधर नीतीश कुमार वो भी काफी एक्टिव हैं। कहा जाता है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। यह कोई और नहीं कहता है बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये जो है कि नहीं, मतलब आरोप है कि मुख्यमंत्री बिहार के अचेत हैं और जो है तरह तरह के आरोप उन पर लगाए जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने हाल में जो है चुनाव के नजदीक आने के साथ ही ये जो है महीनों क्या वर्षों से जो ठप था, यहाँ का जो बोर्ड, निगम, आयोग या फिर नागरिक परिषद, उन तमाम उपाध्यक्ष और सदस्यों का मनोनयन करके कार्यकर्ताओं को भर दिया, ताकि जो है कार्यकर्ता यह न महसूस कर सके कि वो जो है सत्ता में भागीदार नहीं है या फिर सत्ता की जो रेवड़ी है वो सिर्फ सरकार खुद तक ही सीमित नहीं रखी हुई है, बल्कि उन रेवड़ियों को जो है कार्यकर्ता के बीच में भी दिया जा रहा है। इस तरह से आप और भी देखें तो मुख्यमंत्री लगातार पुल पुलिया का उद्घाटन भी खूब कर रहे हैं। कल ही उन्होंने जो है 5,000 करोड़ की लागत से जो पुल थी पटना और राघोपुर बिंदुपुर का, तो उस पुल का भी लोकार्पण किया। आगे भी जो है सरकार बहुत सारा काम करने वाली है। सब पूरी तरह से चुनावी मिशन में है, चुनावी मोड में है। चुनाव को उसने जुनून के तौर पर ले लिया है। यहाँ आपसे जी संजय जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली 2 बार की तरह इस बार भी क्या नरेंद्र मोदी का प्रभाव बिहार के चुनाव में दिखता नजर आ रहा है? देखिए, 5 बार अब तक आ चुके हैं और जहाँ आपने जो सवाल किया जी, तो पिछली बार वो आए थे तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त मार्केटिंग ही कर सकते हैं, मार्केटिंग किया। लगा था कि कुछ उसका प्रतिफल होगा, लेकिन वो बिल्कुल असरहीन हुआ।
इस बार की रैली में भी आए तो लालू प्रसाद का जो तथाकथित जो अंबेडकर के जो अपमान की बात थी उसको इशू बनाने का कोशिश किया, लेकिन वो भी कोई इशू जो है असरकारी नहीं हुआ, धारदार नहीं हुआ। और इस तरह से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो अब तक जो रैलियां हुई है जी, उन रैलियों से मतदाता कोई प्रभावित हुआ हो या कोई मतदाता का कोई भी मतलब ध्रुवीकरण हुआ हो, मुझको ऐसा दिखाई नहीं देता है। इस बार इस विधानसभा चुनाव में क्या-क्या मुद्दे अहम हो सकते हैं आपके दृष्टिकोण से? देखिए, तो मुद्दा तो बिहार के अंदर है ही, बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दा है। यूं कहें कि जो है देश के अंदर बिहार जो है बेरोजगारों का हब बन गया है। जी, उसके बाद लाखों नहीं बल्कि कहिए कि करोड़ों की संख्या में यहाँ के लोग पलायन करके देश के कई स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा जा करके अपना रोजी और रोजगार देख रहे हैं। जी, कुपोषण की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी है, पलायन है, कुपोषण है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है और साथ साथ बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर। जी, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करके नीतीश कुमार या फिर भाजपा जो पीठ थपथपाती रही थी, हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरह से पटना में पूछ करके गोली मार दिया जाता है, मतलब व्यवसायी को, लोगों को। तो लोगों का जान माल पटना के अंदर सुरक्षित नहीं है। बात कर लें और भी अपराध की तो पूरे बिहार के अंदर कोई वैसा जिला नहीं है जहां की रोज हत्या, लूट और डकैती की घटनाएं होती है और साथ साथ जो बलात्कार का मामला है वो भी हर दिन दिनचर्या की तरह प्रकाश में आता है। मैं देखा कि मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में जी, किस तरह से एक मासूम को मतलब सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद मारने का प्रयास किया गया। उसके पहले अगर गौर कीजिए तो नीतीश कुमार का गृह जिला होता है नालंदा। नालंदा भी अपराध के क्षेत्र में अभी सुर्खियां बटोर रहा है। पिछले दिनों ही एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उस बलात्कार के बाद आपने वो दृश्य देखा होगा कि कैसे उसके पांव में मतलब कीलें ठोक दी गई थी। जी, तो मतलब विभत्स घटनाओं का अंबार लगा हुआ है। तो यह भी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा चुनाव में। इस बार देखा जा रहा है कि पटना की अगर खास तौर पर बात करें तो वहां पर पोस्टर वार काफी चरम पर पहुंचा हुआ है। इस पर क्या आपके विचार हैं? नहीं, ये पोस्टर बार तो दरअसल जो है एक दूसरे में कंपटीशन होड़ लगी है, जिसको हम लोग कहते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो ये राजनीति का जो है कि मतलब कहिए कि बहुत ही संक्रमण काल है कि बिल्कुल निम्न स्तर तक जा करके एक दूसरे गठबंधन के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध बार पर बार किया जा रहा है पोस्टरबाजी के माध्यम से, और कोई खास बात उसमें नहीं है। चलिए संजय वर्मा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार, बिहार विधानसभा सलाहकार समिति के सदस्य संजय वर्मा जी, जिन्होंने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमसे काफी लंबी बातचीत की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें आइडियल एक्सप्रेस न्यूज़। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।